हवा के बाद इंसान को जिंदा रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पानी। पानी के बिना आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद आपकी मौत तय है। इंसान की इस जरूरत का कुदरत ने भी बहुत खास ख्याल रखा है। इसी वजह से दुनिया के हर कोने में बड़ी बड़ी नदियां, झील, तालाब, कुएं, वाटरफॉल और जमीन के अंदर भी पानी दे दिया है, ताकि इस दुनिया में बसने वाले अरबों इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों की पानी की कमी की वजह से मौत ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में 18 देश ऐसे हैं जहां पर पानी का कोई भी नामो निशान नहीं है। ना कोई नदी, ना तालाब, ना वाटरफॉल, ना कुआं, कुछ भी नहीं। जिनमें एरिया वाइज सबसे बड़ा सऊदी अरब है। बाकी के 17 देशों की अगर हम बात करें तो या तो वो छोटे मोटे आइलैंड है या उनके पड़ोसी देशों के पास पानी के भंडार हैं और उन्हीं से उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन सऊदी अरब के केस में ऐसा नहीं है। ये देश हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है और साथ ही साथ यहाँ करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन भी है। इसी वजह से वाटर शॉर्टेज का मसला सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा है। साथ ही मुसलमानों के लिए 2 सबसे मुकद्दस शहर मक्का और मदीना भी इसी देश में है, जहाँ पर हज के मौसम में पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान आते हैं और इस मौसम में पानी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। इन दिनों में अरबों लीटर पानी पर डे के हिसाब से खर्च हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपने सऊदी अरब में पानी की किल्लत की वजह से ना कभी किसी की मौत की खबर पड़ी होगी, ना ही हज के मौसम में वाटर शॉर्टेज का मसला आपके कभी सुनने में आया होगा। तो एक वाजिब सवाल पैदा होता है कि कैसे, जिस देश के पास नेचुरल वाटर ना के बराबर है, आखिर उसने ऐसा कौन सा जादू किया कि ना तो उसके लाखों सिटीजन और ना ही बाहर से आकर वहाँ काम करने वाले करोड़ों लोगों को पानी की कमी हो रही है, ना ही वहाँ की इंडस्ट्रीज और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स पानी की कमी की वजह से रुक रहे हैं। तो 1970s तक सऊदी अरब पानी के मामले में पूरी तरीके से इम्पोर्ट पर डिपेंड करता था, यानी कि यहाँ पर हर चीज के लिए पानी दूसरे देशों से ही आया करता था। शाह फैसल सऊदी अरब के पहले बादशाह थे जिन्होंने सऊदी को हर फील्ड में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का ख्वाब देखा और ये सऊदी का तरक्की की तरफ पहला कदम था। दोस्तों, आमतौर पर तो सऊदी अरब का अक्सर हिस्सा रेगिस्तान ही है और यहाँ पर ना के बराबर बारिश हुआ करती है, लेकिन समुद्र के करीब होने की वजह से इसके साउथ वेस्ट के एरिया में और जगहों के मुकाबले में ज्यादा बारिश होती है। लिहाजा गवर्नमेंट ने इस इलाके को टारगेट किया और बारिश के पानी को बचाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, जिनमें से बैश और किंग फहद डैम सबसे ज्यादा मशहूर है। साउथ वेस्ट के इस इलाके को अगर हम छोड़ दें तो सऊदी में बारिश की कमी की वजह से परमानेंट रिवर्स नहीं है, लेकिन सेशनल रिवर्स यहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाती है। सेशनल रिवर्स कहते हैं उन जगहों को जहाँ पर बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है, लेकिन जल्द ही ये पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से इनसे कोई खास फायदा नहीं हो पाता। 70s और 80s में बनाए गए ये वाटर डैम्स भले से कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन सऊदी अरब के वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। सऊदी अरब को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किंग फैसल ने इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर और वाटर सप्लाई को काफी हद तक मॉडर्नाइज किया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कहानी तब खराब हुई जब ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरने लगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 25 साल में सऊदी अरब के पानी का लेवल 125 मीटर नीचे जा चुका है। इन सारी मुश्किलों के चलते किंग फैसल का सेल्फ इंडिपेंडेंट सऊदी अरब बनाने का ख्वाब टूटता हुआ नजर आया और सऊदी अरब ने अपने इस आइडिया को पूरी तरीके से गिव अप कर ही दिया था कि सन 2000 में किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट इन एब्रोड नाम की एक स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत सऊदी अरब ने बिल्कुल ही अनोखा काम करना शुरू कर दिया। पहले वो अपने देश में खेती करने के लिए बाहर से पानी मंगवाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने खेती को ही पूरी तरीके से बाहर शिफ्ट कर दिया था, यानी कि सऊदी अरब ने एग्रीकल्चर के लिए दूसरे देशों में जमीनों को लीज पर लेना शुरू कर दिया। इन देशों में अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया, जाम्बिया, इथोपिया और सूडान के नाम सबसे ऊपर आते हैं। इन देशों में खेती की जाती थी और अनाज सीधे सऊदी अरब इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये प्लान भी उतना टिकाऊ साबित नहीं हो पाया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जमीनों को लीज पर देने की वजह से इन देशों के पास खुद पानी की शॉर्टेज होने लगी और धीरे धीरे इन देशों ने कॉन्ट्रैक्ट से अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए। अब सऊदी अरब को कोई एक टिकाऊ और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, वो उनको सी वाटर डिसैलिनेशन की शक्ल में मिला। सी वाटर डिसैलिनेशन कहते हैं समुद्र के खारे पानी को पीने और खेती करने लायक बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र के पानी में नमक बहुत ज्यादा होता है और ये डायरेक्ट यूज में नहीं आ सकता, इसी वजह से इसको यूज में लाने के लिए पहले डिसैलिनेट करना जरूरी है। आज के दौर में वाटर डिसैलिनेशन के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से थर्मल डिसैलिनेशन सबसे ज्यादा मशहूर है। इसमें होता यह है कि पानी को बड़ी बड़ी मशीनों में रखकर उबाला जाता है, जिससे इसका नमक अलग हो जाता है और पानी को फिल्टर करके यूज में लाया जाता है। वाटर डिसैलिनेशन के सारे प्लांट्स जो कि समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, इस वजह से शहरों में पानी को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाज में यूज होने वाला पानी पर्शियन गल्फ के समुद्री इलाके से 510 किलोमीटर तक पाइपलाइन का सफर तय करके रियाज आता है। आज सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम का प्रोड्यूसर है। यहाँ पर 114 करोड़ लीटर पानी एक दिन में डिसैलिनेट होकर लोगों के यूज में आता है और इस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को रन करके सऊदी अरब पानी की उस कमी को पूरा कर रहा है जिसको कुदरत ने उससे दूर रखा है।
बाकी आप इस अमेजिंग और क्रिएटिव आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए बड़ा सा थैंक्स। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए